आज बने सब अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। सेलिंग यूपीवीसी विन। नमस्कार, मैं हूं सैयद सुहेल और आप देख रहे हैं आपका नंबर 1 शो ये भारत की बात है। उम्मीद करते हैं आप सभी पूरी तरह से फिट होंगे और बहुत बहुत सेहतमंद होंगे। आइए शुरुआत करने जा रहा हूं उस खबर के साथ जिसके बाद पूरी दुनिया में हलचल और हंगामा है। दरअसल टैरिफ वॉर, टैरिफ बम ट्रंप ने फोड़ा लेकिन मोदी झुकेंगे नहीं। ट्रंप क्या कर रहे हैं? ट्रंप देखिए महंगे तोहफे ले रहे हैं। एप्पल के सीईओ टिम कुक को आप देख रहे हैं जो ट्रंप के लिए सोने का तोहफा लेकर पहुंचे हैं और ट्रंप को भेंट किया है। 9 लाख करोड़ रुपए एप्पल निवेश करने जा रहा है अमेरिका में। 9 लाख करोड़। Comes from California. He's done well. Designed it for you. And the base comes from Utah and is 24 karat gold. And it sits, I'll take the liberty of setting it up. Congratulations, Thank you Mr. very much. President. It's Thank you so fantastic. much. California. तो एप्पल के सीईओ ने 24 कैरेट सोने से बना तोहफा डोनाल्ड ट्रंप को भेंट किया है। ट्रंप तोहफे के बहुत शौकीन है। आपको याद होगा कतर के अमीर ने भी ट्रंप को बहुत महंगा विमान भेंट किया था। दूसरी तरफ देखिए ट्रंप धमकी दे रहे हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों से मिले। पीएम ने किसानों से तोहफा लिया है। प्रधानमंत्री खुद को गरीब और किसानों का नेता मानते हैं। यह तस्वीर आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री ने आज बता दिया है कि वो अमेरिका के आगे, वो ट्रंप के आगे क्यों नहीं झुकने वाले हैं। उसके पीछे क्यों खेतीहर किसान है, उसके पीछे क्यों जो डेयरी फार्म चलाता है वो किसान है, पीएम मोदी ने बता दिया है। इसलिए देखिए देश में क्या हो रहा है। ट्रंप को सद्बुद्धि देने के लिए हवन हो रहा है। देश में हवन हो रहा है कि ट्रंप को सद्बुद्धि दी जाए, दिमाग अक्ल आ जाए। तुल्यं राम नाम तुल्यं राम नाम तुल्यं राम नाम। तो ये हिंदुस्तान है, यही वो भारत है जिसने ट्रंप की जीत के लिए भी हवन पूजन किया था। अभी ट्रंप का दिमाग ठीक नहीं है, इसलिए ट्रंप का दिमाग ठीक हो। देखिए बीच में ट्रंप की तस्वीर रखी है और हवन कुंड में बाकायदा स्वाहा का उच्चारण भी आप सुन रहे हैं। मंत्रोच्चार के बीच ट्रंप को सद्बुद्धि, ज्ञान और दिमाग आ जाए, इसके लिए हवन हो रहा है। तुल्यं राम नाम हमारे लिए अपने किसानों का हित सर्वोच्च प्राथमिकता है। टैरिफ पर ट्रंप की धमकी और बयान के बीच पीएम मोदी ने कर दिया है बहुत बड़ा ऐलान। मोदी ने साफ कह दिया है कि देश पहले है, दोस्ती और कोई रिश्ता बाद में है। वो खुद नुकसान झेल लेंगे लेकिन देश के किसानों का नुकसान किसी कीमत पर नहीं होने देंगे। हमारे लिए अपने किसानों का हित सर्वोच्च प्राथमिकता है। भारत अपने किसानों के, पशुपालकों के और मछुआरे भाई बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। ट्रंप को जवाब के लिए अब मोदी पुतिन जिनपिंग से मिलने वाले हैं। उनकी मुलाकात से दुनिया में ताकत के नए समीकरण बनेंगे। जहां एक तरफ अमेरिका और पश्चिमी देश होंगे और पाकिस्तान भी उनके साथ खड़ा हो जाएगा, तो दूसरी ओर मोदी, पुतिन और जिनपिंग मिलकर ट्रेड और तकनीक का एक नया मोर्चा बनाएंगे। ऐसा मोर्चा जिसकी ताकत के सामने अमेरिका और बाकी देश भी कमजोर हो सकते हैं और तब डील के लिए धमकी नहीं, गुहार लगाएंगे। अब आइए आपको बताऊं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रंप को क्या जवाब दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक कार्यक्रम में थे और ट्रंप की टैरिफ वाली धमकी पर मोदी ने करारा जवाब दे दिया है। मोदी ने कहा, किसानों का हित सबसे बड़ी प्राथमिकता है मेरे लिए। किसानों के कल्याण से किसी तरह का समझौता नहीं करेंगे।
मछुआरों, पशुपालकों के हितों से कोई समझौता नहीं होगा। निजी रूप से मुझे इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। देश भी इसके लिए तैयार है। दरअसल आपको बताऊं, भारत की 70% आबादी खेती किसानी पर निर्भर है। मतलब देश की लगभग 100 करोड़ जनता सीधे सीधे खेती किसानी से जुड़ी हुई है। मोदी किसी भी कीमत पर उनके हितों की रक्षा की बात कर रहे हैं और अमेरिका क्या चाहता है कि किसी तरह उसमें दखल हो। भारत अपने बाजार में अमेरिकी कृषि और डेयरी प्रोडक्ट को जगह दे दे। अमेरिका का दावा है उसके दूध उत्पाद सस्ते हैं और अच्छे हैं, लेकिन भारत में किसान और लोग 2 वजह से इसका विरोध कर रहे हैं। पहला, भारत के 8 करोड़ डेयरी किसान खतरे में पड़ जाएंगे अगर अमेरिका का डेयरी प्रोडक्ट भारत आ गया। भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक है, छोटे किसान भी इससे जुड़े हुए हैं। अमेरिका चाहता है सस्ते प्रोडक्ट वो बना रहा है डेयरी के और वो यहां भेज दे अपने डेयरी प्रोडक्ट, तो भारत के किसानों का काम धंधा खत्म हो जाएगा। दूसरी वजह, अमेरिकी डेयरी प्रोडक्ट धार्मिक रूप से बहुत संवेदनशील है। भारत में ज्यादातर लोग शुद्ध शाकाहारी दूध उत्पाद चाहते हैं, जबकि अमेरिकी प्रोडक्ट में जानवर की हड्डियों का पाउडर होता है। यहां तक कि गाय के भोजन में भी मांस से बने प्रोडक्ट दिए जाते हैं। यह है बड़ी वजह जो भारत अमेरिका के डेयरी प्रोडक्ट नहीं लाना चाहता, क्योंकि भारत के किसान की कमर टूट जाएगी। दूसरी बड़ी वजह, भारत अमेरिका के गेहूं, चावल, सोयाबीन, मक्का में 20 से 100% टैरिफ लगाता है भारत, कि अमेरिका का यह सामान यहां ना आने पाए। अमेरिका के सेब, बादाम, अंगूर, अखरोट में भी भारत टैक्स लगाता है बड़ा। अमेरिका चाहता है टैक्स खत्म हो या इसे बहुत कम कर दिया जाए, जिससे हमारा ये सारा सामान भारत आ जाए, लेकिन इससे भारत की खेती और फसल की कीमत को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचेगा। इसलिए मोदी सरकार अमेरिका की बात को नहीं मान रहा है। पीएम मोदी ने भी कहा वो भारत के किसानों से समझौता नहीं कर सकते हैं उनके फायदे से। सुनिए जरा भारत का किसान क्या कह रहा है। वो भी ट्रंप को सुन रहा है और ट्रंप की मंशा और नीयत जान रहा है। और अगर अमेरिका ये टैरिफ लगाने की अगर बात है तो ये गलत बात है। मोदी जी को ना झुकने देंगे ना टूटने देंगे। हम लोग दिन रात सारा किसान मोदी जी के साथ रहे। अमेरिका से हमारे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो जो भी निर्णय लेते हैं वो बिल्कुल सही लेते हैं। हमें अब पता चला है कि हम किसान हैं। पहले कुछ नहीं मिलता था। मोदी गवर्नमेंट में हमें पूर्ण विश्वास है और पूरा मिल रहा है हमारे को। अमेरिका से हमारे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब मोदी जी है तो अमेरिका कुछ भी बोले, उनकी बातों से हम डरते भी नहीं और मोदी जी भी नहीं डर पाएंगे। पूरा विश्वास है साहब मोदी जी, साहब मोदी करेंगे जो सही करेंगे हमारे लिए। किसानों से जो वादा करते हैं वो निभाते जरूर है, और चाहे हमारा कुछ भी नुकसान होने नहीं देंगे, इतना तो हमको पक्का प्रधानमंत्री के ऊपर भरोसा है। कोरोना काल 2 साल का चला, पूरे अर्थव्यवस्था अस्त व्यस्त रहा, लेकिन किसानों ने इस अर्थव्यवस्था को गिरने नहीं दिया। पूरे विदेशी लोग, विदेशी ताकत लोग यहाँ का अर्थव्यवस्था को, किसान को समझा है और उसमें हमला करना चाहता है, उसमें कब्जा करना चाहता है। इसको मोदी जी समझ रहे हैं, देश समझ रहा है, किसान समझ रहा है। तो निश्चित रूप से समझिए कि ये मामला किसानों के हित के बारे में अगर प्रधानमंत्री ने बोला है तो हम किसान सारे देश के किसान उनके साथ हैं। अजी 10 साल मतलब कोई 20 साल आगे ले गया। प्रधानमंत्री के ऊपर तो अटल विश्वास है। प्रधानमंत्री रहेगा जब तक देश सुरक्षित भी रहेगा। अमेरिका चाहे कितना भी तो ट्रैफिक बढ़ा ले, कितना भी कुछ कर ले, जब तक नरेंद्र मोदी जी है राजस्थान में, पूरे भारत में, जब तक हमारे को कोई डरने की जरूरत नहीं है। सोलर पैनल का जो सिस्टम चल रहा है ना, काफी सारा लाभ मिल रहा है किसानों को, और मोदी जी को आने के बाद किसानों में काफी 80% सुधार ही सुधार है। भारत देश में वो मानो 60% किसान है और ये किसानों का देश है। तो किसानों की प्रगति के लिए प्रधानमंत्री मोदी साहब जो भी पगला ले रहे हैं वो बहुत जरूरी है, और इससे हम लोग पूरा संतुष्ट है। 30% और लगाने की बात डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं, उसको लेकर सरकार ने बहुत कड़ा निर्णय किया है। इसका हम स्वागत करते हैं, और हम भारतीय किसान संघ का मानना है कि राष्ट्र हित की चौखट पर किसान हित, यदि देश का हित होगा तो किसानों का हित होगा। इसलिए हम सरकार के इस निर्णय के साथ खड़े हैं। पीएम मोदी ने कहा देश पहले है और दोस्ती बाद में है। पीएम मोदी ने कहा इससे मेरा व्यक्तिगत नुकसान होगा। प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप की दोस्ती की तस्वीरें पूरी दुनिया ने देखी है। ट्रंप ने भी कहा मोदी माय फ्रेंड, लेकिन पीएम मोदी ये कह चुके हैं कि इससे मेरा निजी नुकसान होने जा रहा है, व्यक्तिगत नुकसान होने जा रहा है। तो आइए आपको बताऊं कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का व्यक्तिगत नुकसान क्या है ट्रंप की बात ना मानने से। मोदी ने साफ कर दिया देश के सम्मान से समझौता नहीं करेंगे।
चाहे इसके लिए भारी व्यक्तिगत नुकसान झेलना पड़े। क्या मोदी के निजी नुकसान का मतलब है ट्रंप से दोस्ती? और ट्रंप और मोदी दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से दोस्त बताते हैं। पिछले 8 साल में दोनों वर्ल्ड लीडर 8 बार मिले। हर मुलाकात में काफी गर्मजोशी और करीबी दिखाई देती है। 2019 में ट्रंप के सामने हाउडी मोदी कार्यक्रम हुआ और इसमें भारतीय मूल के करीब 50,000 लोग शामिल हुए थे। 2020 में अहमदाबाद में नमस्ते ट्रंप में 1 लाख लोग शामिल हुए। दोबारा राष्ट्रपति बनने के बाद ट्रंप ने मोदी को फिर अच्छा दोस्त कहा और खास न्योते पर इसी साल फरवरी में जब मोदी अमेरिका पहुंचे तो गले लगाकर स्वागत किया और कहा आपको बहुत मिस किया। मोदी महान दोस्त हैं, उनका व्हाइट हाउस आना हमारे लिए सम्मान है। टैरिफ पर बार बार धमकी देते वक्त भी ट्रंप ने मोदी को दोस्त कहा और बहुत लिहाज किया, लेकिन मोदी ने साफ कर दिया है कि दोस्ती होगी तो रिश्ता बराबरी का होगा, यानी दोस्ती और खुद को भले नुकसान हो, देश को नुकसान मंजूर नहीं है। और यही बात प्रधानमंत्री ने आज किसानों के बीच कही है। सुनिए पीएम का पूरा बयान। हमारे लिए अपने किसानों का हित सर्वोच्च प्राथमिकता है। भारत अपने किसानों के, पशुपालकों के और मछुआरे भाई बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। और मैं जानता हूं व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। मेरे देश के किसानों के लिए, मेरे देश के मछुआरों के लिए, मेरे देश के पशुपालकों के लिए आज भारत तैयार है। किसानों की आय बढ़ाना, खेती पर खर्च कम करना, आय के नए स्रोत बनाना, इन लक्ष्यों पर हम लगातार काम कर रहे हैं। अब सोचिए भारत पर टैरिफ लगेगा तो इसका असर किस पर पड़ेगा? इसका असर दवाइयों पर भी होगा, कपड़ों पर भी होगा, खाने पीने की चीजों पर भी होगा और उत्तर प्रदेश के आम पर भी होगा। तो आपको बताऊं भारत के किस राज्य पर क्या असर पड़ने वाला है और उसका नुकसान क्या होगा। जैसे सबसे पहले योगी जी की तस्वीर देख रहे हैं तो उत्तर प्रदेश से शुरुआत करते हैं। नोएडा से कपड़े और दवाइयां अमेरिका जाती हैं। गाजियाबाद से स्टील और इंजीनियरिंग का सामान जाता है। कानपुर से चमड़ा और काफी दवाइयां जाती हैं। लखनऊ से आम और खेती के सामान जाते हैं। भदोही से कालीन और हस्तशिल्प जाता है और मुरादाबाद से पीतल और एल्युमिनियम जाता है। अकेले मुरादाबाद 6,000 करोड़ का निर्यात करता है। नए टैरिफ से अमेरिकी खरीदारों से ऑर्डर होल्ड हो जाएंगे, यानी रुक जाएंगे जो ऑर्डर दिए गए हैं। ऑर्डर होल्ड हुआ तो बर्तन बनाने का काम कम हो जाएगा। अकेले मुरादाबाद में हजारों कामगारों की नौकरी खतरे में आ सकती है और इसी तरह नोएडा, गाजियाबाद, कानपुर का भी हाल हो सकता है। ट्रंप के टैरिफ बढ़ाने से अमेरिकी ऑर्डर कम होने लगेंगे। ऑर्डर कम होने का मतलब मांग और उत्पादन की कमी होना है। कारखाने में सामान कम बनेंगे तो कम लोगों की जरूरत होगी। ऐसे में कर्मचारियों की संख्या और उनकी सैलरी कम हो सकती है। दूसरा राज्य देखिए बिहार पर क्या असर होगा। चंपारण से हर साल बड़ी मात्रा में चावल अमेरिका जाता है। मधुबनी की पेंटिंग का भी खूब निर्यात होता है और मिथिला मखाना भी अमेरिका में खूब बिकता है। पिछले साल 50 करोड़ का मखाना निर्यात हुआ। टैरिफ बढ़ने से अमेरिका में मखाने की कीमत बढ़ जाएगी, इसलिए बहुत सा ऑर्डर होल्ड कर दिया गया है। अब मखाना कारोबारियों को नया बाजार तलाशना होगा। इससे उनकी लागत बढ़ेगी और फायदा कम होगा, मतलब मांग कम होने से कारोबारियों पर सीधा असर पड़ेगा। अगला राज्य है गुजरात। भारत दुनिया का सबसे बड़ा कपास उत्पादक देश है। गुजरात में भी बड़ा कपड़ा उद्योग जिसका बाजार अमेरिका है और इसी तरह सूरत से बड़ी मात्रा में गहने और ज्वेलरी एक्सपोर्ट होते हैं। ट्रंप ने टैरिफ बढ़ाया तो अमेरिका से ऑर्डर कम हो जाएंगे और जब कपड़े गहने की मांग कम हुई तो नए बाजार तलाशने पड़ेंगे गुजरात के कारोबारियों को। जब नया बाजार नहीं मिलता तो काम थोड़ा कम होगा, जिसका सीधा असर काम करने वाले लोगों पर पड़ेगा। मतलब हजारों लोगों के सामने रोजी रोटी का संकट पैदा हो जाएगा। अगली बड़ी चीज चिप, जिस पर 100% टैरिफ लगा दिया है ट्रंप ने। चिप यानी सेमीकंडक्टर में भारत बहुत तेजी से बढ़ा है। 3 साल में चिप मार्केट $50 अरब तक पहुंच गया है।
अगले 5 साल में इसके 110 अरब डॉलर तक का अनुमान है पहुंचने के, जबकि अमेरिका की चिप मार्केट 130 अरब डॉलर की है। अमेरिका टैक्स लगाएगा तो इसकी मांग कम हो जाएगी और तेजी से बढ़ता चिप मार्केट मंदा हो सकता है। सुनिए, उससे पहले आपको बताता हूं, यह तो भारत पर असर होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि अमेरिका बेअसर रहेगा। अमेरिका का बाजार, उनकी थाली, उनकी हर चीज पर असर पड़ेगा इस टैरिफ को बढ़ाने का। देखिए क्या असर होगा। इंपोर्ट यानी आयात महंगा होगा। भारत पर जितना टैरिफ बढ़ेगा, अमेरिका में इंपोर्ट महंगा होगा। टैरिफ 25% है तो $100 का सामान $125 में मिलेगा। मतलब कंपनियों को कच्चा माल ज्यादा महंगी कीमत पर मिलेगा। दवाइयों से लेकर गाड़ियों के सामान महंगे दामों पर मिलेंगे। दूसरा है मुनाफा घटेगा। कच्चा माल कम हुआ तो कंपनियों की लागत बढ़ जाएगी। अमेरिका यहां से जो कच्चा माल लेता है उस पर ज्यादा टैरिफ लगेगा तो कच्चा माल महंगा हो जाएगा। सारा बोझ कंपनियों और एक साथ ग्राहक पर नहीं डाला जा सकता, इसलिए कंपनियों में 15 से 20% मुनाफा सीधे घटेगा। घरेलू बिक्री कम हो जाएगी। महंगाई के चलते लोगों की खरीदारी कम होने लगी। टैरिफ से जूते से लेकर कपड़े तक महंगे हो जाएंगे। अमेरिका में खाने पीने की चीजों पर भी इसका असर होने लगेगा। नौकरियों की कमी अमेरिका में भी आएगी। इससे खुदरा कारोबारियों को भी नुकसान हो रहा। कंपनियों में लागत बढ़ी है और सामान की मांग घट जाएगी। इससे अमेरिका में रोजगार संकट बढ़ने लगा है। कई कंपनियां नौकरी में कटौती करने लगी हैं। तो ट्रंप बेशक कहें इससे उनका खजाना भरेगा, लेकिन इससे वहां के लोगों की जेबें भी खाली होंगी। सुनिए ट्रंप क्या कह रहे हैं। भारत पर चिप्स और सेमीकंडक्टर पर हम 100% टैरिफ लगा सकते हैं। अगर आप इसे अमेरिका में बनाते हैं तो टैरिफ से बच जाएंगे, क्योंकि अमेरिका में बनेगा तो रोजगार यहां बढ़ेगा। और बड़ी चीज ये है कि कारोबारी ये जान रहे हैं कि उन्हें नुकसान होने वाला है इससे, लेकिन भारतीय कारोबारी इस मुश्किल और मुसीबत की घड़ी में भी खड़े हैं देश के साथ। सियासतदान जरूर सवाल उठा रहे हैं। देखिए जरा कारोबारी क्या कह रहे हैं। उद्योगपति आनंद महिंद्रा ने कहा, हमें भारत को पहले से ज्यादा मजबूत बनाना है। भारत को अब सोच समझकर कदम उठाने होंगे और अधिक विदेशी निवेश लाने की कोशिश करनी है। हमें पर्यटन को बढ़ावा देना होगा और वीजा आसान बनाना होगा। हर्ष गोयनका उद्योगपति कह रहे हैं, भारत बेहतर विकल्प खोजेगा और आत्मनिर्भर बनेगा। अमेरिका भारतीय निर्यात पर टैरिफ लगा सकता है, भारत की संप्रभुता पर नहीं। भारत किसी के आगे नहीं झुकेगा। राहुल गांधी कह रहे हैं, ट्रंप का 50% टैरिफ आर्थिक ब्लैकमेल है। भारत को ट्रेड डील के लिए धमकाने का प्रस्ताव और प्रयास है। मोदी जी हिम्मत कीजिए और ट्रंप को जवाब दीजिए। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, यह कूटनीति नहीं, एक मूर्ख की धौंस है। ट्रंप जैसा जोकर यह नहीं समझता कि वैश्विक व्यापार कैसे काम करता है। बीजेपी के शक्ति प्रदर्शन करने वाले नेता कहां हैं? पप्पू यादव कह रहे हैं, ट्रंप के टैरिफ वॉर पर पीएम मोदी भी कड़ा फैसला लें। यहां से जो दवाइयां अमेरिका सप्लाई होती है उसे बंद कर दें। निशिकांत दुबे कह रहे हैं, ट्रंप 140 करोड़ भारतीयों पर टैरिफ लगा रहे हैं। हमें अपने प्रधानमंत्री के साथ खड़ा होना होगा ताकि भारत मजबूत रहे और दुनिया को संदेश जाए कि भारत एकजुट है और मुकाबला कर सकता है। सुनिए जरा सियासतदानों को वो क्या कह रहे हैं। जो लोग ये दावा करते थे कि दुनिया में सबसे मजबूत रिश्ते हैं, कोई देश ऐसा नहीं छूटा होगा जहां पर भारत को सम्मान न मिला हो, उसके बाद आज ये कहना पड़ रहा हो सरकार को, तो ये बड़े दुखद है। क्योंकि हम फॉरेन पॉलिसी पर पूरी तरह असफल रहे। पर हमले दर हमले हैं, हमलों का दर्द यही तो है, हर हमले पर समले हैं। तो इस तरह की आपदा जो है वो आत्मनिर्भर भारत के अवसर में बदलती है। हमें देश के नेतृत्व पर विश्वास करना चाहिए। भारत बैशिंग ब्रिगेड क्या कह रही है उसके जो है वो उसके चक्रव्यूह में और उसके चाल में नहीं फंसना चाहिए। प्रधानमंत्री जी इतने कमज़ोर हो गए हैं कि अमेरिका जैसे नचा रही है वैसे ही नाच रहे हैं। अब आप सोचिए 50% टैरिफ होना कितना भारी देश को नुकसान होने जा रहा है, और इस पर कोई बात नहीं कह रहे ये लोग। सब लोग चुप हैं और ये लोग कूद करके देश का नुकसान करके आएंगे बिहार और बोलेंगे कि देखो विश्व गुरु हो गए। भारत 4 नंबर पर इकोनॉमी में देश दुनिया भर में आया है। अभी 3 नंबर पर पहुंचने का वक्त थोड़ा बाकी है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि मेक इन इंडिया के माध्यम से हम जो प्रोडक्ट वहाँ से इंपोर्ट करते हैं उसको हम बाद में इंपोर्ट नहीं करेंगे और फिर टैरिफ लगने का विषय आता नहीं है। अगर ट्रम्प के भरोसे दुनिया रोटी खा रही होती तो ईरान तो भूखा मर गया होता।
ईरान ने अपने आप को साबित करके दिखाया, और हमारी इतनी बड़ी आबादी है, इसको कोई इग्नोर नहीं कर सकता। हम लोगों को अपनी नीतियों के अंदर आमूलचूल परिवर्तन करने पड़ेंगे, और देश एक सशक्त प्रधानमंत्री के रूप में चाहता है कि मोदी जी जवाब देने का काम करें। सही संदेश दिया है। किसान के लिए प्रधानमंत्री हरदम तत्पर रहते हैं, प्रधानमंत्री के मन में किसान बसते हैं। किसान के लिए, डेयरी के लिए, फिशरी के लिए बहुत सा काम हमारी सरकार ने किया है, और किसानों के हित को हरदम ऊपर रखने का काम हमारी सरकार ने किया है। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हमारे मित्र है ट्रंप जी, तो मित्र हमारे साथ हमारी पीठ में छुरा क्यों घोंप रहा है? मित्र से बात करनी चाहिए और हमारे व्यापारियों के हितों की रक्षा करनी चाहिए। हमारी फॉरेन पॉलिसी अगर अच्छी होगी तो शायद जो है, मैं समझता हूँ कि कोई भी देश हमारे खिलाफ इस तरह के फैसले नहीं लेगा। तो ट्रंप ने अकेले भारत पर टैरिफ नहीं लगाया है। दुनिया के देश गुस्से में हैं, कुछ बोल पा रहे हैं, कुछ खामोश हैं, कुछ बेबस हैं। दुनिया के अलग अलग देशों पर टैरिफ लगाया। देखिए जरा किस पर कितना टैरिफ है। जो ज्यादा आंखें दिखा रहा है उस पर ज्यादा टैरिफ है। भारत पर 50% टैरिफ लगाया है, ब्राजील पर भी 50% टैरिफ लगाया है, सीरिया पर 41% और स्विट्जरलैंड पर 40%, म्यांमार पर 40% और थाईलैंड पर 36%, कनाडा पर 35%, बांग्लादेश पर 35%, चीन पर 30% और अपने प्यारे दोस्त पाकिस्तान पर 19%, फ्रांस पर 15%। और इसी वजह से दुनिया के देशों के बीच जो समीकरण है वो बदल रहे हैं, फॉर्मूले बदल रहे हैं और बिसात बिछ रही है। एक नया समीकरण बन रहा है दुनिया में। एक तरफ ट्रंप और पश्चिमी देश, दूसरी तरफ पुतिन, पीएम मोदी और जिनपिंग है। इसीलिए दिखाऊं अगली तस्वीर आपको। अजीत डोभाल को आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री के दूत, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, जो कि रूस में, और रूस में वहां जाकर पुतिन से मिले हैं, उनके प्रतिनिधिमंडल से मिले हैं। और एक बड़ी चीज जो हुई वो ये कि जल्द ही पुतिन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात होने वाली है, इस दरमियान जब ट्रंप चारों तरफ इस तरह की हरकत कर रहे हैं। पीएम मोदी और पुतिन की मुलाकात होगी, इस बात का खुलासा खुद एनएसए अजीत डोभाल ने किया, जो रूस में। सुनिए जरा। राष्ट्रपति पुतिन की भारत यात्रा के बारे में जानकर हम बहुत उत्साहित और प्रसन्न हैं। मुझे लगता है कि अब तारीखें लगभग तय हो चुकी हैं। आपने बिल्कुल सही कहा है कि हमारे बीच एक बहुत ही खास दीर्घकालिक रिश्ता है और हम अपनी रणनीतिक साझेदारी को बहुत महत्व देते हैं। और इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसके बाद जिनपिंग से भी मिलने वाले हैं। चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग से भी मुलाकात होने वाली है, यानी आने वाले कुछ दिनों में बड़ी मुलाकातें हैं जो दुनिया का सारा कैलकुलेशन और गणित बदलने वाली हैं। लेकिन ट्रंप इस बीच देखिए यहां किससे मिलने जा रहे हैं? मुनीर से। ट्रंप असीम मुनीर पाकिस्तान के आर्मी चीफ से मिलने वाले हैं। पिछले दिनों भी मिले थे ट्रंप मुनीर से। सुनिए जरा ट्रंप ने इससे पहले क्या कहा था। ट्रंप ने कहा था आई लव पाकिस्तान। सुनिए। Between Pakistan, I love Pakistan. 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 अब आपको बताऊं, ये जो प्यार मोहब्बत ट्रंप का और मुनीर का चल रहा है, इसके पीछे वजह क्या है और इसके बाद क्या जवाब मिलने वाला है? दरअसल अमेरिका के यूटर्न से दुनिया हैरान है। अचानक अमेरिका का पाक प्रेम जाग गया है। अमेरिका ने जंग में पाकिस्तान का पक्ष लिया, भारत की मार से बचाने के लिए दखल की कोशिश की, भारत पाकिस्तान युद्ध विराम का क्रेडिट लेने की कोशिश की, युद्ध रुकने के बाद पाक आर्मी चीफ को डिनर पर बुला लिया। वर्ल्ड डिप्लोमेसी में ऐसी घटना पहले कभी देखने को नहीं मिली है। इस बीच खबर है कि आर्मी चीफ मुनीर फिर अमेरिका जा रहे हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप की मंशा क्या है फिलहाल कहना मुश्किल है, लेकिन अमेरिका की दादागिरी उसी को भारी पड़ने वाली है। दूसरी तरफ देखिए मोदी पुतिन की मुलाकात, क्योंकि ट्रंप की दादागिरी ने भारत के लिए नए रास्ते खोल दिए। जैसे ही अमेरिका ने 50% टैरिफ लगाया, रूस ने भारत का पक्ष लिया। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने अमेरिका आने का फैसला कर लिया। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल अभी रूस में है। खबर है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर रूस पहुंचने वाले हैं। इस बीच चीन की सरकार ने भी खुलकर भारत का पक्ष ले लिया है।
कहा है ट्रंप की नीति अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन है। ट्रंप टैरिफ से भारत जैसे देशों को दबाना चाहते हैं। और चीन की मीडिया ग्लोबल टाइम्स ने भी इस मुद्दे पर भारत का पक्ष लिया है। ग्लोबल टाइम्स ने ट्रंप की नीति को दोगलापन की संज्ञा दी है। कहा है भारत ने अमेरिका की दादागिरी को आईना दिखा दिया है। भारत अमेरिका के लिए एक महान मित्र हो सकता है, लेकिन केवल तभी जब वो आज्ञाकारी रहे। चीन ने भारत पाक युद्ध के दौरान भी चुप्पी साध रखी थी। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी इसी महीने चीन पहुंचने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी चीन में एससीओ की बैठक में शिरकत करेंगे। गलवान झड़प के बाद पहली बार प्रधानमंत्री चीन जा रहे हैं। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डिसल्वा भी भारत के साथ खड़े हो गए। 2 दिन पहले लूला ने कहा, मैं डोनाल्ड ट्रंप को फोन नहीं करूंगा, मैं भारत के प्रधानमंत्री मोदी और चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग से बात करूंगा। सुनिए, अब ये सारी बात पूरी दुनिया सुन रही है, देख रही है कि आखिर ट्रंप क्या कर रहे हैं भारत के साथ, लेकिन भारत झुकने को तैयार नहीं है। पाकिस्तान के लोग इस पर क्या कह रहे हैं वो सुनिए। की तौर पे हो सकता है वो थोड़ा नुकसान उठाएं। एज अ नेशन उनकी साइकी ऊपर जाएगी। एज अ नेशन वो तरक्की करेंगे। एज अ नेशन वो इज्तिमाई तौर पे ऊपर जाएंगे और बहुत जल्द वो दुनिया की टॉप 3 मैशतों में आ जाएंगे। ये मैं आपको आज बता रहा हूं। मैं रहूं ना रहूं, ये आपको होता हुआ नजर आएगा। अमेरिका, चीन और भारत होंगे दुनिया की टॉप 3 मैशतें। और जब इतनी बड़ी मैशतें हो जाएं और अमेरिका इंडिया को इग्नोर करने का रिस्क ले ही नहीं सकता। आजाद मुल्क ऐसा करता है कि वो अपनी अवाम के मफाद के मुताबिक फैसला करता है, लेकिन पाकिस्तान ऐसा नहीं कर। भारत की वजारत खारजा ने जवाब दिया। भारत में से किसी बाजुआ ने जवाब नहीं दिया, किसी फील्ड मार्शल ने, आर्मी चीफ ने जवाब नहीं दिया। भारत की तरफ से जवाब कौन दे रहा है? भारत की गवर्नमेंट दे रही और वजारत खारजा जवाब दे रही। ये है असल कानूनी और आईनी तरीका जो भारत ने अडॉप्ट किया। इंडिया ने शुरू किया अमेरिका से और साथ उन्होंने यूरोपियन यूनियन को भी रगड़ा। नरेंद्र मोदी अब आया है असल टोन में। ये है नरेंद्र मोदी, मोदी है तो मुमकिन। अगर हम देखें ना, अमेरिकन इकोनॉमी वो सर्विसेज बेस है, वो सर्विसेज प्रोवाइड करती है, लेकिन चाइनीज इकोनॉमी देखो मैन्युफैक्चरिंग है। अब ट्रम्प क्या 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 करना चाहता है कि अमेरिका में लोग जो भी खरीदे वो अपने मुल्क में बना हुआ खरीदे। अब आपको बताऊं, एक तरफ पुतिन भारत भी आने वाले हैं और खबर यह है कि पुतिन की ट्रंप से मुलाकात भी होने वाली है रूस यूक्रेन जंग को लेकर। लेकिन दूसरी तरफ यह तस्वीर देखिए, जो शख्स भारत पर टैरिफ लगा रहा है, डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति तो हैं, लेकिन एक सच यह भी है कि डोनाल्ड ट्रंप बिजनेसमैन हैं, उद्योगपति हैं और उन्हें सिर्फ और सिर्फ धंधा दिखाई देता है, पैसा दिखाई देता है और दूसरी कोई चीज नहीं। इसीलिए वो अमेरिका को, अपने देश को भी सिर्फ धंधा पैसे की नजर से ही देख रहे हैं कि डॉलर कहां से आने हैं। टैरिफ बम फोड़ने के बाद ट्रंप सुर्खियों में। ट्रंप अमेरिका के अब तक के सबसे धनी राष्ट्रपति हैं। सियासत से पहले एक बिजनेसमैन है। ट्रंप का सबसे पुराना बिजनेस है रियल एस्टेट का। अपने पिता के रियल एस्टेट बिजनेस को उन्होंने आगे बढ़ाया है। अपने आवासीय और कमर्शियल गोल्फ क्लब, होटल भी जोड़ा उसके साथ। उनकी कमाई रियल एस्टेट की बड़ी हिस्सेदारी है कमाई में, जो दुनिया के कई देशों तक फैल चुकी है। ट्रंप की नेट वर्थ 60,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है। 60,000 करोड़। फ्लोरिडा के पास के पाम बीच पर उनका एक आवास भी है। सोचिए, इसकी कीमत है 250 करोड़ रुपए के करीब। इस प्रॉपर्टी से हर साल 8 करोड़ 65 लाख की कमाई होती है ट्रंप की, और ट्रंप के साथ 19 प्रॉपर्टीज के होने के अनुमान है। रियल एस्टेट बिजनेस में ट्रंप की हिस्सेदारी 12,000 करोड़ है। रियल एस्टेट, क्रिप्टो करेंसी, सोशल मीडिया से बंपर कमाई करते हैं। इसके अलावा रॉयल्टी से भी ट्रंप की कमाई होती है। राष्ट्रपति के तौर पर सालाना 3.5 करोड़ रुपए ट्रंप को मिलते हैं। सैलरी के साथ ही राष्ट्रपति ट्रंप को कई और सुविधाएं भी मिलती हैं। अपने बिजनेस माइंड से अब वो अमेरिका की कमाई बढ़ाने में लगे हुए हैं, लेकिन टैरिफ के फायदे से ज्यादा नुकसान की संभावना बढ़ गई है। अमेरिका की जीडीपी को लगभग 11.5 लाख करोड़ का नुकसान हो सकता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका की जीडीपी 0.5% गिर सकती है और साथ ही टैरिफ से दुनिया में मंदी का खतरा भी मंडराने लगेगा। सुनिए जरा, जानकार और सियासतदान क्या मानते हैं, डोनाल्ड ट्रंप के बारे में क्या कह रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप के जो फैसले हैं, 3 दर्जन से ज्यादा फैसले राष्ट्रपति बनने के बाद वापस भी ले चुके हैं। सुनिए। ट्रंप तात्या ने जो डिक्लेयर किया है, देश के ऊपर दबाव लाने की कोशिश कर रहा है। बच्चों जैसी, अगर आप दूसरे को चॉकलेट देंगे और मुझे नहीं देंगे तो मैं आपको
जुर्माना दूंगा, आपको दंड करूंगा, ये बच्चों जैसी बातें हैं। अगर आप रशिया के साथ व्यवहार कर रहे हैं, हमारे साथ नहीं कर रहे हैं, तो हम गुस्सा होंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे। वो बच्चों जैसे हरकतें कर रहे हैं। तो आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब आपको लिए चलता हूं उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में यह हो गया है कि अपराधी किसी भी राज्य का हो, ठोका वो यूपी में ही जाता है। यूपी में बदमाशों की खैर नहीं। तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, योगी आदित्यनाथ संभल भी पहुंचे थे आज, अधिकारियों के साथ बैठक भी की है योगी आदित्यनाथ ने। उनकी बैठक की तस्वीर आप देख रहे हैं। अगली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, एसटीएफ ने यूपी के प्रयागराज में एक एनकाउंटर किया है। एनकाउंटर जिस अपराधी और बदमाश का किया वो झारखंड का था, हेमंत सोरेन के राज्य का, और यूपी में आया था और यहां ठोक दिया गया। उधर जल्दी आइए। नीचे नीचे तरफ भागा है, नीचे नीचे भागा है, देखा जरा नीचे। जो अपराधी है उसने कहा एसटीएफ वालों से, स्पेशल टास्क फोर्स से, योगी की पुलिस से, मेरे पास AK-47 है, पास मत आना, भून दूंगा। उधर गया है, उधर जल्दी आइए। नीचे नीचे तरफ भागा है, नीचे नीचे भागा है, देखा जरा नीचे। यूपी में देखिए AK-47 वाले बदमाश का हाल क्या हुआ, पुलिस के कंधों पर है। झारखंड में बदमाशी और अपराध कर रहा था, यूपी में छिपने की कोशिश। ये देखिए 8 पुलिस वाले उठा कर ले गए। जिंदा उठाओ 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 उठाओ, जल्दी आओ सर गाड़ी आ गई। हाँ गाड़ी आ गई ले आओ। जिंदा उठाओ 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 उठाओ, जल्दी आओ सर गाड़ी आ गई। हेमंत सोरेन के पुलिस को करना था, लेकिन उत्तर प्रदेश की एसटीएफ को करना पड़ रहा है। झारखंड के इनामी का एनकाउंटर हुआ, 4 लाख का इनामी था जो ठोक दिया गया। गाड़ी आ गई ले आओ। पिछले दिनों आपको याद होगा बिहार का एक बदमाश था, बिहार का बदमाश यूपी में घुसा जिसका नाम था W यादव, उसका एनकाउंटर भी उत्तर प्रदेश में ही हुआ। अगली तस्वीर आपको दिखाऊं, आपको याद होगा दिसंबर में 3 खालिस्तानी आतंकी पंजाब से यूपी आए, उनका एनकाउंटर भी उत्तर प्रदेश में हुआ। यूपी की पुलिस, योगी की पुलिस ने ठोक दिया था। तो अपराधी किसी राज्य का हो, उसका एनकाउंटर यूपी में होता है। ये यूपी में आज जो एनकाउंटर हुए उनकी तस्वीरें आप देख रहे हैं, अलग अलग जिलों में। कोई नोएडा की है, केवल दंगाई सुरक्षित नहीं है। अब वह अपनी गति को दुर्गति में बदलने के लिए वहां दिखाई दे रहा है। योगीराज में अपराधियों की खैर नहीं। बिहार के इनामी अपराधी का यूपी में एनकाउंटर, झारखंड के इनामी बदमाश को योगी की पुलिस ने ठोक दिया। उत्तर प्रदेश में अपराधी अगर घुसेगा तो उसका बचना नामुमकिन है। यूपी में आज भी दर्जन भर जगहों पर एनकाउंटर हुए। योगी ने आज संभल से दंगाइयों को 2 टूक चेतावनी दे दी है। शोषण होता था, न बेटी सुरक्षित थी, न व्यापारी सुरक्षित था। आज बेटी भी सुरक्षित है, व्यापारी भी सुरक्षित है, हर उत्तर प्रदेशवासी सुरक्षित है, केवल दंगाई सुरक्षित नहीं है। अब देखिए जरा कौन है ये बदमाश जो आ गया यूपी में ये सोचकर AK-47 लेकर कि आराम से निकल जाऊंगा। ये है वांटेड, झारखंड का वांटेड, 4 लाख का इनामी। प्रयागराज में एसटीएफ एनकाउंटर में ये घायल हुआ है। 4 लाख का इनामी आशीष उर्फ छोटू धनबादिया घायल हुआ। झारखंड के धनबाद में आशीष पर कई मामले दर्ज हैं। प्रयागराज एसटीएफ को इसके बारे में जानकारी मिली, अपने साथी के साथ प्रयागराज में होने की सूचना मिली थी। किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की कोशिश में था ये। प्रयागराज एसटीएफ ने इनामी अपराधी की घेराबंदी की। इस दौरान उसने कहा भाग जाओ नहीं तो छोड़ूंगा नहीं, उड़ा दूंगा। इनामी अपराधी ने AK-47 से फायरिंग भी की। हमले में इंस्पेक्टर सहित पुलिस वाले बाल बाल बचे हैं। जवाबी कार्रवाई में झारखंड के अपराधी को गोली लगी है और मौके से AK-47 और 9mm पिस्टल बरामद की गई है। भारी मात्रा में जिंदा कारतूस भी बरामद किया गया है। घायल अपराधी को अस्पताल में भर्ती कराया गया।
अगली तस्वीर ये देख रहे हैं, बिहार का वांटेड था। 28 जुलाई को बिहार के बदमाश का एनकाउंटर हुआ। यूपी के हापुड़ में 50,000 का इनामी बदमाश ढेर हुआ। कुख्यात बदमाश डब्लू यादव को पुलिस ने मार गिराया। उस पर जीतन राम मांझी की पार्टी के नेता की हत्या का आरोप था। बेगूसराय में फिल्मी अंदाज में राकेश कुमार का अपहरण किया इसने। इसके बाद हत्या कर शव को जमीन में गाड़ दिया था। बिहार पुलिस ने इस पर 50,000 का इनाम घोषित किया। हापुड़ में इसके होने की यूपी पुलिस को जानकारी मिली। इसके बाद कई क्षेत्रों में की पुलिस ने इसकी घेराबंदी की और इसी दौरान डब्लू यादव ने पुलिस पर गोलीबारी की। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में इसको भी गोली लगी, लेकिन अस्पताल में डॉक्टरों ने इसे मृत घोषित कर दिया। उस पर बिहार, उत्तर प्रदेश में हत्या, लूट, रंगदारी के केस दर्ज थे। योगी आदित्यनाथ आज संभल में थे और उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में अपराधी बख्शे नहीं जाएंगे। सुनिए। याद करना संभल के साथ क्या नहीं हुआ आजादी के बाद भी, क्या नहीं पाप कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने किया। कांग्रेस यहां सामूहिक हत्या करवाती थी और समाजवादी पार्टी उनके चेले के रूप में उनके पाप पर पर्दा डालने का काम करती थी, हत्यारों को बचाने का काम करती थी। यही तो हुआ था संभल में कि जिन लोगों ने संभल के साथ पाप किया था उनको उसके पाप की सजा मिलेगी। जिन लोगों ने भी संभल के विकास से वंचित किया था उनको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। जो लोग संभल को दंगाग्रस्त करते थे, जो लोग सनातन धर्म के इन पवित्र स्थलों को पवित्र करते थे, उन्हें इसकी कीमत तो चुकानी ही पड़ेगी। और इसी का आश्वासन देने के लिए आज मुझे संभल आना पड़ा है। तो बाबा की दो चीजें वर्ल्ड फेमस है कि एनकाउंटर और दूसरा बुलडोजर। बुलडोजर इस वक्त भी भारत और नेपाल सीमा पर कई जगहों पर बुलडोजर चल रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश के एक अधिकारी ने ऐसा फरमान बुलडोजर को लेकर सुनाया जिसके बाद अधिकारी पर योगी ने हथौड़ा चलाया। देखिए जरा बुलडोजर कार्रवाई पर अधिकारी ने क्या कहा। यूपी के बेलगाम अफसर पर योगी ने बड़ा एक्शन लिया है। पंचायती राज विभाग के अधिकारी ने दरअसल आदेश दिया था कि यादव और मुस्लिमों के खिलाफ एक्शन का फरमान दिया कि अवैध कब्जा हटाने में यादव मुस्लिमों पर एक्शन की बात की थी। सोशल मीडिया पर यह आदेश इनका वायरल हो गया। पंचायती राज विभाग के संयुक्त निदेशक का यह ऑर्डर था। एसएन सिंह पंचायती राज विभाग के संयुक्त निदेशक थे। इस ऑर्डर पर सरकार की मंशा को लेकर सवाल उठ रहे थे। सीएम योगी ने तत्काल एक्शन लेते हुए अधिकारी को सस्पेंड किया। योगी ने एसएन सिंह के आदेश को भेदभावपूर्ण बताया। योगी ने कहा इस आदेश को सरकार की नीतियों के खिलाफ बताया और योगी ने कहा ऐसी भाषा समाज में विभाजन पैदा करने वाली है जिसे किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अवैध कब्जों के खिलाफ कार्रवाई निष्पक्षता और तथ्यों पर हो। यह कार्रवाई पूरी तरह से कानून के अनुसार होनी चाहिए। जाति या धर्म के आधार पर कोई एक्शन नहीं होना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ योगी अपने एक्शन से कोशिश कर रहे हैं कि 27 की तैयारी हो। दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने पीडीए फॉर्मूला अपनाया है जीत के लिए। पिछले दिनों एक वीडियो जारी किया, पीडीए की पाठशाला की तस्वीर। योगी आदित्यनाथ ने भी यह वीडियो देखा। उसके बाद योगी ने क्या कहा, उत्तर प्रदेश में गा से क्या पर सियासी घमासान है। सीएम योगी ने अखिलेश पर निशाना साधा। कल्याण सिंह सरकार में गा से गणेश पढ़ाया गया। योगी का आरोप, तब समाजवादी पार्टी ने विरोध किया। उन्होंने कहा गा से गणेश नहीं, गा से गधा होता है। समाजवादी पर गणपति की अवमानना का आरोप योगी ने लगाया, इसलिए उनकी बुद्धि गधे जैसी हो गई है। योगी के बयान पर अखिलेश यादव ने भी जवाब दिया, गा फॉर गरीब भी तो हो सकता है। हम लोग गरीबों के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, हमारे लिए गा फॉर गरीब है, बीजेपी के लिए गा फॉर गधा होता है। सुनिए जरा योगी ने क्या कहा और उस पर अखिलेश क्या कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी बच्चों को संस्कारों के साथ जोड़ करके विघ्नहर्ता गौ से गणेश के नाम पर पढ़ाती थी, वहीं समाजवादी पार्टी ने गणपति की भी अवमानना करते इन्होंने गौ से गधा पढ़ाने का काम किया था।
तो स्वाभाविक रूप से गधे जैसी बुद्धि भी उनकी हो गई है। गाफ और गरीब भी तो हो सकता है। हम लोग गरीब के बच्चे पढ़ा रहे हैं, जो प्राथमिक विद्यालय में जा रहे हैं वो सब गरीब बच्चे जा रहे हैं, उन गरीब बच्चों को हम लोग पढ़ा रहे हैं। गाफ और हमारे लिए गरीब है, हो सकता है बीजेपी के लिए गाफ और गधा हो, जिसने जो पढ़ा हो वही बोल सकता है। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब आपको लिए चलता हूं पिछले कई दिनों से बाढ़, बारिश, तूफान से जो दर्दनाक हादसों की तस्वीरें आ रही हैं वो हिला देने वाली। बादल बम से कोहराम, एक के बाद एक कहां बादल फट रहे हैं मैं आपको बताऊंगा। ये उत्तरकाशी की तस्वीर जब बादल फटा था। अगली तस्वीर देखिए उत्तरकाशी के हालात क्या हैं। ये उत्तरकाशी में धराली में रेस्क्यू हो रहा है। देखिए जरा, रेस्क्यू टीम पहुंची है, ड्रिल मशीनों के साथ पहुंची है और बाकायदा रेस्क्यू इंतजामों के साथ पहुंची है। उत्तरकाशी में आप देख रहे हैं चारों तरफ घर दब गए हैं और पत्थर और पहाड़ नजर आ रहे हैं आपको। लोग घायल हैं, उन्हें हटाया जा रहा है, ये रेस्क्यू चल रहा है। उसके अलावा देखिए सड़कें नहीं है, इसलिए जो लोग वहां ठीक हैं उन्हें चिनूक के जरिए वहां से निकाला जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ग्राउंड जीरो पर हैं, लोगों के बीच हैं जिन्होंने अपनों को खोया है, जो लापता है उनसे मिल रहे हैं और लोग अपना हाल स्थिति बयां कर रहे हैं। पुष्कर सिंह धामी उन्हें ढांढस बंधा रहे हैं, हिम्मत बंधा रहे हैं, दुख हल्का कर रहे हैं। एक और तस्वीर आई है, देखिए हिमाचल के चंबा से, ये पूरा पहाड़ का एक हिस्सा गिरा। इस तरह की बहुत सी तस्वीरें हिमाचल और उत्तराखंड से आ रही हैं। इससे पहले देखिए हिमाचल में दरअसल बादल फटा था, उस बादल के फटने के बाद देखिए बस आ रही है, ऊपर से मलबा आ रहा था और उसी वक्त ये गाड़ी जा रही थी। ये देखिए देखिए बस जैसे ही गुजरी और पीछे से मलबा आया है। अगली तस्वीर देखिए शिमला हिमाचल की है और एक और बादल फटा है, ये वो तस्वीर है। पिछले 24 घंटे में हिमाचल से 2 बादल फटने की तस्वीरें आई हैं, खबरें आई हैं। और आइए अब आपको बताऊं, हिमाचल में 24 घंटे में 2 जगह बादल फटे हैं। हिमाचल में आखिर क्यों बादल फट रहे हैं, कितना जान माल का नुकसान, सबसे ज्यादा तबाही हिमाचल में ही आई है। हिमाचल में पिछले 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। किन्नौर के बाद कल रात शिमला में भी बादल फट गया है, लेकिन लगातार बारिश से अब तक हिमाचल में 199 मौतें हुई हैं। मौत का आंकड़ा 20 जून से लेकर 6 अगस्त के बीच का है। इस दौरान करीब 1900 करोड़ के से अधिक का नुकसान है। हिमाचल प्रदेश में 500 सड़कें बारिश बाढ़ से बर्बाद हो गई, 600 से ज्यादा ट्रांसफार्मर, 266 जल आपूर्ति योजनाएं बाधित हुई हैं। 20 जून से अब तक हिमाचल में 20 से ज्यादा जगह बादल फट चुका है। हिमाचल हिमालय के क्षेत्र में मौजूद है जहां ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। यही ऊंचे ऊंचे पहाड़ बादलों को ऊपर की ओर ढकेलते हैं और ऐसे में नमी युक्त हवाएं और ज्यादा बादल बनाने लगती हैं और फिर भारी बादल जंगलों, पहाड़ों के अवरोध से फट जाते हैं। इसके अलावा ग्लोबल वार्मिंग को भी इसका एक कारण माना जाता है। ग्लोबल वार्मिंग से हिमाचल का तापमान औसत 0.9 डिग्री बढ़ा है और जबकि राष्ट्रीय स्तर पर और एशिया में यही बढ़ोतरी 0.6 डिग्री की है।
बड़े तापमान, पहाड़ी क्षेत्रों की नमी से हिमाचल में ज्यादा बादल बन रहे हैं और यही बादल पहाड़ों से टकराकर हिमाचल में तबाही मचा रहे हैं। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं इस मामले में जगत सिंह नेगी, बागवानी मंत्री। 2 दिन पिछले बारिशों के कारण काफी नुकसान हुआ है और सड़क संपर्क भी बुरी तरह से जो है प्रभावित हुआ है। 613 जो है हमारे लिंक रोड्स प्रभावित हुए हैं, जिसमें उसके अलावा 4 हमारे नेशनल हाईवेज भी जो है प्रभावित है। और डीटीआरस की बात करें तो 1491 के करीब है और इसी तरह से वाटर सप्लाई 265 के करीब है। 428 पक्के मकान चले गए हैं और 1000 से ज्यादा जो है मकानों को पार्सल डैमेज हुआ है और 1200 से ऊपर जो है काउशेड्स डैमेज हुए हैं। इसी तरह से जो है पशुधन का भी नुकसान हुआ है। बड़े पशुओं का अगर गिनती में कहें तो कोई 1300 से ज्यादा बड़े पशुओं का भी नुकसान इस दौरान हुआ है। बाग बगीचे, हमारे बहुत सारे लोगों की खेती बह गई है। तो सारा मिलाकर अभी जो है बहुत जो है मूल्यांकन भी चला हुआ है और अगर एक हिसाब के अनुसार जो है कोई 1600-1700 करोड़ के ऊपर नुकसान हिमाचल प्रदेश को इन बरसातों से हुआ है। अब देखिए जरा उत्तरकाशी के हालात क्या हैं। उत्तरकाशी, ये धराली की तस्वीर आप देख रहे हैं। धराली में अभी भी तबाही का आलम है क्योंकि रेस्क्यू पूरी तरह से ठीक से शुरू नहीं हो पाया है। अगली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, चिनूक से बाकायदा जो भारी चीजें हैं वो ले जाई जा रही है, दूसरा कोई तरीका नहीं है। रोड मार्ग खत्म हो चुके हैं, जनरेटर एयरलिफ्ट किया जा रहा है। अगली तस्वीर, धराली की तरफ जाने वाला ये रास्ता है। ये वजह है कि लोग नहीं जा पा रहे हैं अब तक और प्रशासन नहीं पहुंच पाया है, दूसरी मदद नहीं पहुंच पाई क्योंकि धराली को जाने वाला रास्ता पूरी तरह से टूट चुका है। इस रेस्क्यू ऑपरेशन में किन चीजों को लेकर मुश्किलें पेश आ रही हैं आपको बताऊं, क्योंकि एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम पहुंची है लेकिन टुकड़ियों में। उत्तरकाशी के धराली में 3 दिन से रेस्क्यू जारी है और सेना से लेकर वायुसेना तक रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी है। अब तक 400 लोगों को सुरक्षित निकाला जा चुका है। हालांकि रेस्क्यू ऑपरेशन में बहुत दिक्कतें आ रही हैं। बादल फटने से धराली में 30 से 50 फीट तक मलबा है। इस मलबे में कीचड़ के साथ बड़े बड़े पत्थर भी शामिल हैं और इसी वजह से मलबे को हटाना और शव ढूंढना चुनौती बना है। साथ ही धराली तक जाने वाली सड़कें बर्बाद हो गई हैं। गंगोत्री नेशनल हाईवे कई जगह बुरी तरह से टूट गया है। भटवाड़ी में करीब 200 मीटर सड़क सैलाब में बह गई है। यह सड़क धराली तक पहुंचाने वाले मुख्य रास्तों में एक थी और इसी रास्ते के जरिए रेस्क्यू टीम भारी उपकरण पहुंचने थे, लेकिन रास्ता खराब होने से उपकरण पहुंच नहीं पा रहे हैं। यहां जो दूसरे रास्ते थे वो भी बुरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं, इसलिए रेस्क्यू टीम पूरी तरह से हेलीकॉप्टर पर निर्भर है, जबकि मौसम की वजह से उड़ान में भी मुश्किलें हो रही हैं। भारी उपकरण तक एयरलिफ्ट करके धराली पहुंचाए गए हैं और बादल फटने से इलाके में मोबाइल नेटवर्क भी ध्वस्त हो गया है। इसकी वजह से फंसे लोगों से भी संपर्क नहीं हो पा रहा है। फिलहाल तमाम चुनौतियों के बीच धराली में रेस्क्यू चल रहा है। सुनिए जरा डीआईजी एनडीआरएफ क्या कह रहे हैं। देखिए, जैसा आप इस मैप में देख रहे हैं, उत्तराखंड में हमारी एक डेडिकेटेड बटालियन जिसमें 18 टीम मौजूद हैं वो वहाँ पर प्रेजेंट हैं सभी इंपॉर्टेंट क्षेत्र में। ग्राउंड जीरो में जहाँ ये घटना हुई है फ्लैश फ्लड की, वहाँ पर हमारी 4 टीमें पहुँच गई हैं। ऑपरेशन अभी जारी है। सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, ख़ासतौर पर जहाँ पर ये मलबा का फैलाव है वहाँ पर। इसके अलावा जो गंगोत्री एक्सिस पर लोग फंसे हुए हैं उनको भी निकालने की कार्रवाई चल रही है। आज का जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन है उसमें 274-75 लोगों को सुरक्षित निकाला गया है जॉइंट ऑपरेशन में। इसमें अन्य एजेंसीज भी शामिल हैं जिसमें आर्मी है, ITBP, SDRF, BRO, ग्रेफ, ये सब मौजूद हैं। क्योंकि हमारी शुरू में 3 टीमें रवाना हुई थी रोड से, उसके बाद जैसा आपको मालूम है कि रोड बाधित हो गया, कई जगहों पर कटाव हो गया, उसके वजह से आगे जाना संभव नहीं था। इसलिए जो हेली ऑपरेशन था वो इम्पोर्टेंट हो गया और कल और आज एयरलिफ्ट की वजह से हमारी टीमें वहाँ पर पहुँच सकी हैं। इसमें IDS, एयरफोर्स। और आइए अब आपको उत्तर प्रदेश के दूसरे जिलों की स्थिति बताते हैं। चंदौली की तस्वीर आप देख रहे हैं। यूपी के चंदौली में पानी का बहाव देखिए, सामने खंबे पे लोग खुद को बचा कर रखा है, खंबा पकड़ रखा है उन्होंने जिससे पानी के बहाव में बह ना जाए।
अब देखिए बलिया से एक और तस्वीर आई है। दूल्हा को जाना है शादी के लिए, सड़क है नहीं, पानी भरा है, तैयार तो हो गए दूल्हा बाबू, उसके बाद नाव से जाना पड़ा है। सावन में कहाँ बारात आई हो? बयासी। दूसरी तरफ देखिए, ये वाराणसी की तस्वीर है। गंगा भी है, खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। दूसरी तरफ आपको दिखाऊं कि बेगूसराय में, बिहार लिए चलता हूं, बिहार की तस्वीर और हालत देखिए जरा। ये बेगूसराय की तस्वीर है। घर डूब गए, लोग अपना सामान लेकर उधर रोड के काट है, प्रभावित इलाके छोड़कर राहत शिविरों की तरफ जा रहे हैं। उधर रोड के काट है, उधर नहीं जाना है, नहीं इधर ही। और आइए अब आपको बताऊं किस राज्य में क्या हालात हैं इस वक्त। सबसे पहले बात उत्तर प्रदेश की। यूपी के 24 जिले बाढ़ की चपेट में, 84,000 लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। करीब 1,000 गांव डूब गए हैं। गंगा यमुना समेत सभी नदियां उफान पर हैं। बिहार कोसी और गंडक नदियां इस समय उफान पर हैं। मुजफ्फरपुर, सारण समेत 6 जिले बाढ़ की चपेट में। बक्सर में गंगा की बाढ़ शहर के शमशान तक पहुंच गई है और बाढ़ के हालात में कई जगहों पर स्कूल बंद करने पड़े हैं। मध्य प्रदेश, चंबल, कुआरी समेत एमपी की तमाम नदियां उफान पर हैं। 2000 से ज्यादा लोगों को राहत शिविर में पहुंचाया गया है। ग्वालियर, चंबल क्षेत्र में सैकड़ों गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। चंबल और पार्वती नदियां खतरे के निशान से ऊपर हैं। धौलपुर, राजस्थान में कोटा, सवाई माधोपुर समेत कई जिले में बाढ़ है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ ने सैकड़ों लोगों को सुरक्षित निकाला है। अभी भी भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। आपको बिहार लिए चलता हूं। बिहार से आज एक तस्वीर आई हंगामे वाली, जिसमें लाठियां भी चल रही थी। पटना में लाठीचार्ज हुआ। देखिए जरा, सड़क पर प्रदर्शन हो रहा था। छात्र एसटीईटी अभ्यर्थियों का प्रदर्शन चल रहा था। उसके बाद छात्र आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, अभ्यर्थी, लेकिन उन्हें के लिए बैरिकेडिंग लगाई गई थी। फिर देखिए पुलिस ने लाठीचार्ज करना शुरू किया है। पुलिस की लाठियों में कई लोग घायल हो गए। जिसको जहां मौका मिल रहा है पुलिस लाठीचार्ज कर रही है और पैरों से मार रही है एसटीटी अभ्यर्थियों को। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जितने अभ्यर्थी है सभी पर लाठीचार्ज किया जा रहा है। और देखिए पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है और जितने एक अभ्यर्थी। अगली तस्वीर देखिए, लाठीचार्ज में एक छात्र घायल हो गया, सर फट गया है जिसका। देखिए अभ्यर्थी का सर फट गया है, जिसको लेकर फिर से शुरू तो जंग के मैदान में तब्दील हो गया है। जेपी गोलंबर, देखिए एक। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अगली खबर, राहुल बनाम चुनाव आयोग। राहुल गांधी ने आज बाकायदा एक प्रेजेंटेशन दिया। तस्वीर दिखाइए जरा। राहुल गांधी ने प्रेजेंटेशन दिया जैसे कभी केजरीवाल ने प्रेजेंटेशन दिया था और चुनाव आयोग पर सवाल उठाए थे। अगली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं। राहुल गांधी पूरी तैयारी करके आए थे। उन्होंने पिछले दिनों कहा कि मैं बम फोड़ने वाला हूं। तो देखिए राहुल आज क्या तैयारी करके आए थे और क्या कहा उन्होंने। राहुल गांधी दरअसल प्रेजेंटेशन दे रहे थे। राहुल ने चुनाव आयोग के खिलाफ एटम बम की बात की थी। एटम बम में उन्होंने चुनाव आयोग पर चुनावी धांधली के आरोप लगाए। उन्होंने फिर कहा कि महाराष्ट्र और कर्नाटक में फर्जीवाड़ा हुआ है। दावे को सच बताने के लिए 1 घंटा 11 मिनट का प्रेजेंटेशन दिया। 22 पेज के प्रेजेंटेशन से चुनाव आयोग और सरकार दोनों पर हमले किए। कहा चुनाव आयोग बीजेपी के साथ मिलकर वोटों की चोरी करता है। महाराष्ट्र में चंद महीने में लाखों वोटर के नाम जोड़े गए हैं। शाम 5 बजे के बाद जबरदस्त वोटर टर्नआउट हुआ है। चुनाव आयोग की मिलीभगत से वहां बीजेपी जीती है। कर्नाटक में भी चुनाव आयोग ने बीजेपी की मदद की है और कर्नाटक लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी जीत रही थी। कर्नाटक में हमारे आंतरिक सर्वे में 16 सीटें मिल रही थी, लेकिन चुनाव नतीजे के बाद हमें केवल 9 सीटें हासिल हुई। हरियाणा में भी कांग्रेस की हार चुनाव आयोग की वजह से हुई। अपने दावे को पुख्ता करने के लिए उन्होंने 5 गंभीर आरोप लगाए हैं। सुनिए जरा राहुल गांधी ने क्या कहा और बीजेपी ने उन पर क्या पलटवार किया।
ईसी कह रहा है कि हम फ्री एंड फेयर इलेक्शन करा रहे हैं, और उनके डेटा में एक असेंबली में 1 लाख फेक वोटर्स हैं, फेक एड्रेसेस, डुप्लीकेट फॉर्म 6, अलग अलग तरीके। तो हम इलेक्शन कमीशन से नहीं कह रहे हैं, हम हिंदुस्तान के युवाओं से कह रहे हैं, हिंदुस्तान की जनता से कह रहे हैं, यह आपका भविष्य है, गरीबों का भविष्य है, यह आपके आंख के सामने पूरा का पूरा सिस्टम चोरी किया जा रहा है। और ये ब्लैक, जैसे मैंने बोला, ब्लैक एंड व्हाइट है ये। राहुल गांधी को चुनाव आयोग ने बाकायदा नोटिस भेजा है। चुनाव आयोग ने राहुल गांधी से सवाल किया है। दरअसल राहुल ने पहली बार आरोप नहीं लगाए हैं, पिछले 1 महीने में 4 बार चुनाव आयोग पर हमले कर चुके हैं। आज के आरोप के बाद चुनाव आयोग सख्त हो गया है। कर्नाटक के सीईओ ने राहुल गांधी को तल्ख चिट्ठी लिखी है। उन्होंने वोटर लिस्ट में जानबूझकर गड़बड़ी पर सवाल पूछे। सीईओ ने अपनी चिट्ठी में लिखा है, अपात्र मतदाताओं के नाम जुड़ने और पात्र मतदाताओं के नाम हटाने के आरोप पर शपथ पत्र दाखिल करें। मतदाता सूची में शामिल या हटाए गए व्यक्तियों के नाम, पार्ट नंबर, सीरियल नंबर के साथ एक हलफनामा दें ताकि आवश्यक कार्रवाई की जा सके। हलफनामे में यह घोषणा करनी होगी कि दी गई जानकारी सही है, जानकारी गलत मिली तो कानून कार्रवाई करेगा, कानूनी कार्रवाई होगी। इसके लिए राहुल गांधी और कांग्रेस को कल तक वक्त दिया गया है। सुनिए जरा, इसके बाद भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और राहुल गांधी से सवाल पूछे। आपके पार्टी का एक्सीडेंट हो गया है बिकॉज ऑफ नॉन परफॉर्मेंस, और आप इलेक्शन रेज में आ गए हैं। जिस प्रकार रोड रेज का हम केस देखते हैं, राहुल गांधी जी का यह इलेक्शन रेज है। ये कई महीनों से चल रहा है। जब आप कहते हैं कि चुन चुन के मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं बर्बाद कर दूंगा ऑफिसर्स को, दिस इज। बहरहाल ये भारत की बात है। मैं इतना ही। आप अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिए। रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल, ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े, क्या निराला MDH मसाला। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल।